तो गुड मॉर्निंग बच्चों। ओएसिस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं निखिल सर आपका वेलकम करता हूँ। और मैं आप लोगों को थ्रू आउट 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब केमिस्ट्री की अगर अपन बात करने लगे तो जनरली बच्चा बच्चा एक चीज जानता है कि केमिस्ट्री को अपन 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। 11th और 12th स्टैंडर्ड में या JEE और नीट के सिलेबस में अपने को 3 टाइप की केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें से पहले केमिस्ट्री को अपन फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे, दूसरे केमिस्ट्री को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं और तीसरे केमिस्ट्री को अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो अपन आज अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे अपन फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला और बहुत ही आसान सा और बहुत ही बेसिक सा लेसन अपन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। अब लेसन के नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेसन है, उस लेसन का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। इस लेसन के अंदर अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर मतलब 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो चीजें पढ़े हो, वही चीजें यहाँ पे अपने को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसको थोड़ा सा हायर लेवल पे अपन लेके जाएंगे कि जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में शायद मोल कंसेप्ट का नाम सुने होंगे या 10th स्टैंडर्ड में आपने मोल कंसेप्ट का नाम सुने होंगे, आपने मैटर का नाम सुने होंगे। लेकिन वो बात हो रही थी 9th और 10th स्टैंडर्ड की। यहाँ पे उसको थोड़ा सा अपन सामने लेके जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो, ये अपना ऑनलाइन का पहला लेक्चर है। तो मैक्सिमम बच्चे लॉकडाउन के कारण काफी परेशान हो गए हैं, घर में बैठे बैठे काफी वो परेशान हो गए होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चों का जो हौसला है या मैक्सिमम बच्चों की जो हिम्मत है वो टूटने लगी होंगी। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और यू रूट करना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए कि बुरा समय है ये आज नहीं कल बीती जाएगा और आने वाले समय में एक अच्छा समय आएगा। और उस अच्छे समय में एक अच्छी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ओएसिस एजुकेशन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आपके सामने आया है। तो यहाँ पर मैं निखिल नागदेव फिर से आपका एक बार केमिस्ट्री के अंदर वेलकम करता हूँ। और केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री के पहले लेसन की बात करूंगा, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो सवाल ये उठने लगा कि सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री के अंदर अपन कौन कौन सी चीजों को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अपन मैटर के अपन मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि आखिरकार जो मैटर अपने सामने है उस मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोला जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद अपन पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। उस मोल कंसेप्ट के अंदर थ्रू आउट बहुत सारी चीजें पढ़ते हुए अपन चलेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे मैटर की और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो अगर मैं मैटर की बात करने लगा, और आप लोगों को मैंने ये पूछा कि मैटर का मतलब क्या होता है या कौन सी चीज को अपन मैटर बोलेंगे, तो मैक्सिमम बच्चे मुझे ये जवाब देंगे कि एनीथिंग हैविंग मास व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस दैट ईच एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड एज मैटर। वो हर एक चीज जिसके पास मास है और उसने कुछ जगह ऑक्युपाई करके रखी है, उसको जनरली अपन मैटर बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर वो चीज है जिसके पास मास है, मैटर वो चीज है जिसके पास मास रहेगा और उसने कुछ जगह ऑक्युपाई करके रखी है। मतलब ऐसी चीज जिसके पास मास और वॉल्यूम है, ऐसी चीज जिसके पास मास और वॉल्यूम प्रेजेंट है, उसको जनरली अपन मैटर बोलेंगे। तो एनीथिंग हैविंग मास व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस दैट ईच एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड एज मैटर। वो हर एक चीज जिसके पास मास है और उसने कुछ जगह ऑक्युपाई करके रखी है। अब कुछ जगह उसने ऑक्युपाई करके रखी है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, अपन ऐसा बोलेंगे। तो जिस सब्सटेंस के पास या ऐसे चीज जिसके पास मास और वॉल्यूम है, उसको जनरली मैटर बोला जाएगा, उसको अपन मैटर बोलेंगे।
तो मैं इस पेन की बात करने लगा, मैं एयर की बात करने लगा, मैं बोर्ड की बात करने लगा, मैं मेटल्स की बात करने लगा, मैं अगर अपने आप की बात करने लगा, मैं प्लांट्स की बात करने लगा, मैं एनिमल्स की बात करने लगा, तो इन सभी को अपन मैटर बोलेंगे। दैट ऑल द थिंग आर कॉल्ड एज मैटर। तो मैंने अपने आप को मैटर बोला, मैं मैटर हूं। अब मैं मैटर हूं इसका मतलब मेरे अंदर मास भी है और मेरा कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है। तो एग्जैक्टली अगर मैंने अपने आप को मैटर बोला, लेकिन मेरे अंदर जो मेरी फीलिंग्स है, मतलब मेरे अंदर जो मेरा सैडनेस है, जो मेरा हैप्पीनेस है, जो मेरा जॉय है मान के चलो, जो मेरा प्यार है मान के चलो, तो मैं अगर लव की बात करने लगा, मैं अगर हेट की बात करने लगा, मैं अगर सैडनेस की बात करने लगा, मैं अगर हैप्पीनेस की बात करने लगा, ये सारी की सारी फीलिंग्स है, इनको अपन फीलिंग बोलेंगे। और फीलिंग को मैटर नहीं बोला जाता, अपन फीलिंग को मैटर नहीं बोल सकते। मतलब मैं सैडनेस को मैटर नहीं बोल सकता, मैं हैप्पीनेस को मैटर नहीं बोल सकता। तो फीलिंग को छोड़ के जितनी सारी चीजें अपने को दिखती है उसको जनरली मैटर बोला जाता है। मतलब मैटर वो चीज है जिसके पास मास और वॉल्यूम है। फिर सवाल ये उठने लगा कि अगर मेरे पास कहीं पे मैटर है, मेरे पास अगर कहीं पे मैटर है, तो जिस मैटर की मैं बात कर रहा हूं, जिस मैटर की अपन बात कर रहे हैं, उस मैटर का क्लासिफिकेशन अपने को पढ़ना है कि आखिरकार मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो अगर अपन मैटर की बात करने लगे, तो मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं मेरे बच्चों। अपन मैटर को दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकता है, या मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, अपन ऐसा भी बोल सकता है। तो मैटर को क्लासिफाई करने का जो पहला तरीका है उसको बोला जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसको अपन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोलेंगे। और मैटर को क्लासिफाई करने का जो दूसरा तरीका है उसको बोला जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अपन उसको केमिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। मतलब मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। एक को अपन मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे और दूसरे को मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। अब सवाल ये उठने लगा कि मैटर को फिजिकली अपन कितने टाइप में क्लासिफाई करेंगे, या मैटर को केमिकली अपन कितने टाइप में क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन की, कि आखिरकार अगर मेरे पास कोई मैटर है तो मैटर को मैं फिजिकली कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं। तो सवाल ये उठने लगा कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कौन सा क्लासिफिकेशन। तो मैटर मेरे को फिजिकली कैसे दिख रहा, मैटर मेरे को फिजिकली कैसे दिख रहा, या मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो मैटर का क्लासिफिकेशन अपन करेंगे उसको मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन बोला जाएगा। मैटर का क्लासिफिकेशन according to the physical properties is called as physical classification of matter। तो मैटर के अगर मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करने लगा तो फिजिकली मैं मैटर को तीन टाइप में क्लासिफाई करूंगा, जिसमें से पहले को बोला जाता है सॉलिड मैटर, पहले को अपन सॉलिड मैटर बोलेंगे, या फिर इसको अपन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर भी बोल सकता है। तो मैटर को फिजिकली मैं तीन डिफरेंट टाइप में या तीन डिफरेंट स्टेट में क्लासिफाई कर सकता हूं, जिसमें से पहले को अपन सॉलिड स्टेट बोलेंगे, दूसरे को बोला जाता लिक्विड स्टेट, द सेकंड स्टेट इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट, और मैटर का जो तीसरा स्टेट मेरे सामने निकल के आता है उसको बोला जाता है गैसियस स्टेट। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज गैसियस स्टेट। मतलब फिजिकली मैंने मैटर को तीन टाइप में क्लासिफाई किया, पहले को बोला सॉलिड स्टेट, दूसरे को बोला लिक्विड स्टेट, या तीसरे को बोला गैसियस स्टेट। तो आधी रात में आपको किसी ने यह सवाल पूछा कि फिजिकली मैटर आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप, तो आपका जवाब रहना चाहिए थ्री टाइप, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर और गैसियस मैटर, या सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट। तो नाम पे कभी कभार सवाल आ सकता है कि फिजिकली मैटर कैसा है। पहले ऑप्शन में सॉलिड लिखा है, दूसरे ऑप्शन में लिक्विड लिखा है, और तीसरे ऑप्शन में गैसियस लिखा है, और चौथे ऑप्शन में ऑल लिखा है। तो अपने को जाना पड़ेगा ऑल के साथ, क्योंकि फिजिकली मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैसियस भी हो सकता है। तो अब सवाल ये उठने लगा, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अभी ये जो आर्टिकल अपन पढ़ रहे, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहा। मैंने ये नहीं बोला कि सॉलिड क्या होता है,
लिक्विड स्टेट क्या होती है और गैसियस स्टेट क्या होती है, इसको बाद में अपन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में क्योंकि ये अपना पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर के अंदर अपने को सिर्फ टाइप देखना है, अपन सिर्फ मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे। तो मैंने मैटर को फिजिकली 3 टाइप में क्लासिफाई किया। पहले को बोला सॉलिड, दूसरे को बोला लिक्विड और तीसरे को बोला गैसियस। अब सवाल ये उठने लगा कि मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से या केमिकली मैटर को अपन कितने टाइप में क्लासिफाई करेंगे। तो मैं अगर मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करने लगा, तो मैटर को केमिकली अपन 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकली अ मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। मैं मैटर को केमिकली 2 टाइप में क्लासिफाई करूंगा, जिसमें से पहले को बोलूंगा प्योर सब्सटेंस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस, पहले को प्योर सब्सटेंस बोला जाता है, और दूसरे को बोला जाता है मिक्सचर। मैं मैटर को केमिकली 2 टाइप में क्लासिफाई कर रहा हूं, जिसमें से पहले को मैंने बोला प्योर सब्सटेंस और दूसरे को मैंने मिक्सचर बोला। तो मान के चलो नाम पे ऐसा सवाल आने लगा कि केमिकली मैटर आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप, तो आपका जवाब है 2 टाइप। मैं केमिकली मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई करूंगा, जिसमें से पहले को बोलूंगा प्योर सब्सटेंस और दूसरे को बोलूंगा मिक्सचर, दूसरे को अपन मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा कि ये जो प्योर सब्सटेंस मेरे पास है, ये जो प्योर सब्सटेंस मेरे सामने निकल के आया, इस प्योर सब्सटेंस को अपन फिर से 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वो तो क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद एक एक चीज जो क्लासिफिकेशन में अपन ने देखे हैं वो डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे ही चलेंगे। अपन सिर्फ एक फ्लो चार्ट देख रहे कि किस तरह से मैटर को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो मान के चलो मैं अगर प्योर सब्सटेंस की बात करने लगा, तो इस प्योर सब्सटेंस को अपन फिर से 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकता है, जिसमें से पहले को बोला जाता है एलिमेंट, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट, और दूसरे को बोला जाता है कंपाउंड, दूसरे को अपन कंपाउंड बोलेंगे। मतलब मैंने प्योर सब्सटेंस को फिर से 2 टाइप में क्लासिफाई किया, जिसमें से पहले को मैंने एलिमेंट बोला और दूसरे को मैंने कंपाउंड बोला। फिर सवाल ये उठने लगा कि अगर अपने पास मिक्सचर है, अगर मेरे पास मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर को भी फिर से मैं 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं, जिसमें से पहले को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। द फर्स्ट मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। पहले मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, और जो दूसरा मिक्सचर अपने सामने निकल के आता है उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब मैंने मिक्सचर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया, पहले को बोला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को बोला हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब फिर से अपन एलिमेंट पे आएंगे, फिर से अपन एलिमेंट पे आएंगे। अब ये जो एलिमेंट मेरे पास है, ये जो एलिमेंट अपने पास है, इस एलिमेंट को फिर से मैं 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं। दैट एलिमेंट आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, जिसमें से पहले को अपन मेटल बोलेंगे, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेटल। दूसरे को बोला जाता है नॉन मेटल, दूसरे को अपन नॉन मेटल बोलता है, सेकंड वन इज कॉल्ड एज नॉन मेटल। तो तीसरे को अपन मेटलॉइड बोलेंगे, थर्ड वन इज कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। इसका मतलब अगर मेरे पास एलिमेंट है, तो दैट एलिमेंट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। First one is called as metal, second one is called as non-metal and third one is called as metalloid। तीसरे को अपन मेटालॉइड बोलेंगे। फिर अगर मैं कंपाउंड की बात करने लगा, मैं कंपाउंड की अगर बात करता हूं, तो फिर से इस कंपाउंड को अपन 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट कंपाउंड आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, जिसमें से पहले को बोला जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अगर मेरे पास कहीं पे कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड 2 टाइप का हो सकता है। किसी कंपाउंड को अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकता है, तो किसी कंपाउंड को अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकता है। इसका मतलब मैंने फिर से कंपाउंड्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ मैटर के क्लासिफिकेशन का, और अभी अपन एग्जैक्टली ये पढ़ेंगे कि मैटर को अपन ने क्लासिफाई तो कर लिए, मैटर को अपन ने 2 टाइप में क्लासिफाई किए। ये मैटर को क्लासिफाई करने के 2 तरीके थे। एक को बोला गया फिजिकल क्लासिफिकेशन
और दूसरे को बोला गया केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली मैटर को मैंने 3 स्टेट में क्लासिफाई किया, पहले को सॉलिड स्टेट बोला, दूसरे को लिक्विड स्टेट बोला और तीसरे को गैसीय स्टेट बोला। अब प्रॉपर तरीके से ये देखा जाएगा कि अगर मेरे पास कोई मैटर है तो वो मैटर सॉलिड मैटर कब रहेगा, या सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसका डेफिनेशन क्या क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है इसका डेफिनेशन क्या क्या है। मतलब थ्रू आउट इस क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी टर्म्स अपन ने यूज किए उस एक एक टर्म का प्रॉपर तरीके से मीनिंग अपन पढ़ेंगे और साथों साथ उसके एग्जाम्पल भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब सवाल ये उठने लगा कि यहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का छोटा सा चार्ट देखे थे और वहां पे सबसे पहली बार मैटर को अपन ने फिजिकली क्लासिफाई किए थे। मतलब अपन मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर थे, मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं था। अब मैटर को फिजिकली मैंने 3 टाइप में क्लासिफाई किया था, मैटर को फिजिकली अपन ने 3 टाइप में क्लासिफाई किए थे, जिसमें से पहले को बोला गया था सॉलिड, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सॉलिड। दूसरे को अपन लिक्विड बोले थे, द सेकंड मैटर इज कॉल्ड एज लिक्विड। और तीसरे मैटर को अपन ने गैसियस मैटर बोले थे, जो तीसरा मैटर अपने पास था उसको अपन ने गैसियस मैटर बोले। अब सवाल ये उठने लगा कि कौन से मैटर को सॉलिड मैटर बोला जाए, कौन से मैटर को लिक्विड मैटर बोला जाए और कौन से मैटर को गैसियस मैटर बोला जाए। ये बहुत बड़ा सवाल अपने सामने निकल के आता है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। अगर फिर से मैं मैटर की बात करने लगा तो दुनिया के अंदर अगर कोई मैटर है, दुनिया के अंदर किसी को मैंने मैटर बोला तो दुनिया के अंदर जितने सारे मैटर है वो सारे के सारे मैटर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर किसी को मैंने मैटर बोला, किसी को अगर मैंने मैटर बोला तो ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब हर एक मैटर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना ही रहेगा। मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो फिर ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो मैटर के अंदर अगर मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, मैटर के अंदर अगर मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो दूसरा सवाल ये उठता है कि मैटर अगर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन होंगे। तो मैटर जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक तो एटम्स हो सकता है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक तो एटम्स होंगे, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक तो आयंस भी हो सकता है। मतलब मैटर जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होने के लिए एक तो एटम्स होंगे, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होने के लिए मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होने के लिए आयंस भी हो सकता है। मतलब अगर मेरे पास कोई सॉलिड मैटर है, लिक्विड मैटर है या गैसियस मैटर है, इन सभी के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, इन सभी के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होता है और किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस को डिफाइन किया जाता है अपन उसकी बात करेंगे। तो देखिएगा अब फिजिकली मैंने मैटर को 3 टाइप में क्लासिफाई किया, पहले को सॉलिड बोला, दूसरे को लिक्विड बोला, तीसरे को गैसियस बोला। तो सॉलिड को अगर मैं डिफाइन करने की बात करने लगा तो सॉलिड का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, सॉलिड का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप। यहाँ पे अपन डेफिनेट शेप की बात कर रहे हैं, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मैटर की ऐसी स्टेट जहां पे शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है। द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। मैटर की एक ऐसी स्टेट जहां पे शेप भी डेफिनेट होता हो और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता हो उसको बोला जाता है सॉलिड स्टेट। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। तो मान के चलो ये पेन मेरे पास है, यहाँ पे ये पेन मेरे पास है,
अब इस पेन को मैंने सॉलिड मैटर बोला, पेन को मैंने सॉलिड मैटर बोला। अब इस पेन का शेप मुझे सर्कुलर दिख रहा या ऐसा दिख रहा, सिलेंड्रिकल दिख रहा है, ऐसा मान के चलो। तो इस पेन को मैंने आज यहाँ पे रख दिया, तो इस पेन का शेप ऐसा है, ये सभी को दिख रहा है। अब 10 साल के बाद जब आके इस पेन को मैं देखूंगा, तो क्या इसका जो शेप है वो चेंज हुआ रहेगा? नहीं हुआ रहेगा बच्चे। मतलब 10 साल पहले इस पेन का शेप जैसा है, 10 साल के बाद भी इस पेन का शेप जैसा का वैसा ही रहेगा। अब शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब शेप डेफिनेट है, अपन ऐसा बोलेंगे। अब मान के चलो आज इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, पकड़ के चलिए कि आज ये जो पेन मेरे पास है इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, और 10 साल के बाद भी मैं आके देखूंगा तो भी इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब ही रहेगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। तो मैटर की ऐसी स्टेट जहां पे शेप भी डेफिनेट हो और वॉल्यूम भी डेफिनेट हो, उसको बोला जाता है सॉलिड स्टेट, उसको अपन सॉलिड स्टेट बोलेंगे। तो मान के चलो इसके मैं एग्जांपल्स की बात करने लगा, तो सॉलिड के ना जाने कितने सारे एग्जांपल मैं लिख सकता हूं। यहाँ पे पहला बड़ा फेमस एग्जांपल गोल्ड मैंने लिखा, बाद में यहाँ पर मैंने सिल्वर लिखा, मैंने यहाँ पे शुगर लिखा, जैसे शुगर हो गया, जैसे सॉल्ट हो गया, या फिर जितने सारे मेटल्स है, मैं जितने सारे मेटल्स की बात करने लगा, ये सारे के सारे मेटल्स भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। जितने सारे मेटल है वो सारे के सारे मेटल सॉलिड मेटल होते हैं, अपन ऐसा बोलेंगे। तो गोल्ड है, सिल्वर है, शुगर है, सॉल्ट है, कॉपर है, आयरन है, ये सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं उनको जनरली अपन सॉलिड बोलेंगे। मतलब इनका शेप भी डेफिनेट रहेगा और वॉल्यूम भी डेफिनेट रहेगा। फिर अपन मूव करता लिक्विड स्टेट की तरफ। अब मैं लिक्विड स्टेट की तरफ अगर मूव करने लगा, तो लिक्विड स्टेट को भी डिफाइन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगा। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसी मैटर की स्टेट जहां पे वॉल्यूम डेफिनेट है, जहां पे वॉल्यूम डेफिनेट है, having definite volume but indefinite shape, लेकिन शेप यहाँ पे indefinite रहेगा, but indefinite shape, the state of matter having definite volume but indefinite shape, that state of matter is called as liquid state। मतलब the state of matter having definite shape, having definite volume but indefinite shape, that state of matter is called as liquid state। मतलब लिक्विड स्टेट मैटर की एक ऐसी स्टेट है जहां पे शेप चेंज होता है, मतलब शेप इंडेफिनेट रहता है लेकिन उसका वॉल्यूम डेफिनेट ही रहेगा। तो मान के चलो इसका बड़ा फेमस एग्जांपल मैं लिखने लगा, यहाँ पे मैंने वाटर लिखा, यहाँ पे मैंने वाटर लिखा। अब मान के चलिए एक वेसल मेरे पास है, यहाँ पे एक वेसल मैंने ले लिया और इस वेसल के अंदर मैंने 100 ml वाटर लिया, वेसल के अंदर मैंने 100 ml वाटर लिया। अब ये जो वेसल है इसका शेप मेरे को ऐसा दिख रहा, इस वेसल का शेप मेरे को ऐसा दिख रहा। अब मान के चलो दूसरा एक वेसल मैंने ले लिया, इस तरह का एक वेसल लिया और इस वेसल के अंदर भी मैंने 100 ml वाटर रखा, इस वेसल के अंदर भी मैंने 100 ml वाटर रखा। तो उस पहले वेसल के अंदर भी 100 ml वाटर है और ये जो दूसरा वेसल मेरे पास है इसके अंदर भी 100 ml वाटर है। तो वाटर का वॉल्यूम सेम है, वाटर का वॉल्यूम सेम है, लेकिन वाटर को इस वेसल के अंदर मैं रखता हूं तो इस वाटर का शेप मुझे ऐसा दिखेगा, वाटर का शेप मुझे रेक्टेंगुलर दिखेगा। लेकिन जब इस वाटर को इस वेसल के अंदर मैं रखूंगा तो वाटर का जो शेप है वो मुझे ट्रायंगुलर दिखेगा। मतलब वाटर का वॉल्यूम तो सेम है, वाटर का वॉल्यूम सेम है, लेकिन वाटर का जो शेप है वो डिफरेंट है, अपन ऐसा बोल सकता है। मतलब वाटर को जिस कंटेनर में अपन रखेंगे उसका शेप उस कंटेनर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब वाटर का जो शेप है वो कांस्टेंट नहीं होता और वाटर जनरली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसीलिए तो अपन ने ये बोले द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, वॉल्यूम यहाँ पे डेफिनेट है, पर यहाँ पे शेप ही इनडेफिनेट है। तो मैटर के ऐसे ही स्टेट को तो अपन लिक्विड स्टेट बोलेंगे। तो इसका बड़ा फेमस एग्जांपल वाटर है। वाटर के बाद यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिखा, वाटर के बाद अपन अल्कोहल लिखेंगे, अल्कोहल के बाद मैंने पेट्रोल लिख दिया, पकड़ के चलो पेट्रोल हुआ। या फिर आजकल बड़ा नाम चल रहा है लिक्विड ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने लिक्विड ऑक्सीजन लिखा। तो जितनी सारी चीजें अपने को वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, डीजल हुआ,
इन सभी को अपन लिक्विड स्टेट बोलेंगे, दैट ऑल द स्टेट ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट। तो घुमा फिरा के ये बोला गया कि मैटर की ऐसी स्टेट जहां पे वॉल्यूम डेफिनेट है पर शेप इनडेफिनेट है, उसको बोला जाता है लिक्विड स्टेट। दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट। फिर सवाल ये उठने लगा कि मान के चलो मुझे गैसियस स्टेट को डिफाइन करना है, मैं गैसियस स्टेट को अगर डिफाइन करना चालू करूं तो इसका बड़ा सिंपल सा ही डेफिनेशन है, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनेट शेप, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनेट शेप। मैंने यहाँ पे indefinite shape लिखा, the state of matter having indefinite shape as well as indefinite volume, as well as indefinite volume, मतलब the state of matter having indefinite shape and indefinite volume। अब shape भी indefinite है और volume भी indefinite है, तो ऐसे कंडीशन में उस स्टेट ऑफ मैटर को अपन गैसीय स्टेट बोलेंगे। मतलब मैटर की एक ऐसी स्टेट जहां पे शेप भी इंडेफिनेट होता हो और वॉल्यूम भी इंडेफिनेट होता हो, उसको जनरली बोला जाता है गैसीय स्टेट। दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज गैसीय स्टेट वेयर इंडेफिनेट शेप एंड इंडेफिनेट वॉल्यूम इज प्रेजेंट। तो मान के चलिए इसका मैं एग्जांपल लिखने लगा, तो जितनी सारी गैसियस है, मतलब यहाँ पे अगर मैं एयर की बात करने लगा, मैं अगर ऑक्सीजन गैस की बात करने लगा, मैं अगर क्लोरीन गैस की बात करने लगा, मैं नियॉन गैस की बात करने लगा, ऐसे ना जाने कितने सारे एग्जांपल्स अपन यहाँ पर लिख सकता है। तो एग्जैक्टली मैटर की एक ऐसी स्टेट जहां पे शेप भी इंडेफिनेट हो और वॉल्यूम भी डेफिनेट हो, शेप भी इंडेफिनेट है और वॉल्यूम भी इंडेफिनेट है, उसको बोला जाता है गैसीय स्टेट। दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज गैसीय स्टेट। तो फिर सवाल ये उठने लगा कि अब सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ये तो अपन ने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस का डेफिनेशन देखे, और डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पे छोटे मोटे एग्जाम्पल भी अपन ने देखे। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा कि मान के चलो अपने पास कहीं पे सॉलिड मैटर है, मेरे पास कहीं पे सॉलिड मैटर है, तो आखिरकार इस सॉलिड मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। मैं कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड की बात कर रहा हूं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की बात कर रहा हूं कि सॉलिड मैटर के अंदर सॉलिड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है। तो मान के चलो बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि each and every matter is made up of a number of constituent particle, कि जितने सारे मैटर अपने पास प्रेजेंट है वो सारे के सारे मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होता है। उन पार्टिकल को अपन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे। दैट पार्टिकल आर कॉल्ड एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फिर वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय नेचर में एटम्स हो सकता है, बाय नेचर में वो मॉलिक्यूल हो सकता है, या बाय नेचर में वो आयन भी हो सकता है। तो अब अगर मैं सॉलिड की बात करने लगा, तो सॉलिड के अंदर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, सॉलिड के अंदर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। तो सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है मान के चलो किसी मैटर के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है, मैटर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो अपने को ध्यान में रखना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस को अपन बोलता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। तो दो पार्टिकल के बीच में जो जगह है, उस जगह को अपन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को ध्यान में रखनी है। अब मान के चलो सीन इस तरह से क्रिएट हो जाए कि ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इनको दो पार्टिकल मैंने बोला, और ये दो पार्टिकल आपस में चिपक के है। ये जो दो पार्टिकल है, ये मेरी दो उंगलियां है,
इन दो उंगलियों को दो पार्टिकल मैंने बोला और ये दोनों के दोनों पार्टिकल आपस में चिपक के है, आपस में चिपक के है। तो दोनों के दोनों पार्टिकल अगर आपस में चिपक के है तो इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, अपन ऐसा बोलेंगे, क्योंकि पार्टिकल अगर आपस में चिपक के है तो इन पार्टिकल के बीच में कोई जगह नहीं है और कोई जगह नहीं है तो अब पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एब्सेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एब्सेंट है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि दो पार्टिकल आपस में चिपक के क्यों है? दो पार्टिकल आपस में चिपक के तो है, लेकिन ये दो पार्टिकल आपस में चिपक के क्यों है? तो जरूर इन पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन पार्टिकल के बीच में जरूर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इन दो पार्टिकल को आपस में चिपका के रख रहा है। तो दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन बोलेंगे, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी जगह कम रहेगी, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल में जितनी जगह कम रहेगी उतना फोर्स अच्छा रहेगा और जितनी जगह ज्यादा रहेगी उतना फोर्स बुरा रहेगा, उतना फोर्स वीक रहेगा, अपन ऐसा बोलेंगे। तो फिर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मान के चलो मैं अगर सॉलिड स्टेट की बात करने लगा तो कोई भी सॉलिड मेरे पास है, सॉलिड के अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मेरे को ऐसे दिखते हैं, सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे है। अब सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मेरे को ऐसे दिखेंगे तो बताइए क्या इन पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस है? नहीं मेरे बच्चे, मतलब सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, सॉलिड के पार्टिकल में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहा हूं, अपन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो निग्लिजिबल होती है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज निग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज निग्लिजिबल अपन ऐसा बोल सकता है, या फिर ये अब्सेंटी होती है, अपन ऐसा भी बोल सकता है कि सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो अब्सेंट है। अब सॉलिड के पार्टिकल में अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अब्सेंट है, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अब्सेंट है तो बताइए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा? वेरी गुड मेरे बच्चों, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही बहुत कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा, जिसके कारण ये दो पार्टिकल आपस में चिपक के है, ऐसा अपन बोल सकता है। तो एग्जैक्टली सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस निग्लिजिबल होती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर निग्लिजिबल है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए तो सॉलिड के जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आपस में चिपक के है, आपस में चिपक के रहेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस निग्लिजिबल है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा। इसकी तीसरा कैरेक्टर या इसकी तीसरी स्पेशलिटी यह है कि जनरली जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, अपन ऐसा बोल सकता है कि जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो लिक्विड और गैसियस से ज्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड गैसियस, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से और गैस से ज्यादा होती है, ये भी इसका मतलब बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं मास की बात करने लगा, उसके बाद अगर मैं मास की बात करने लगा तो सॉलिड का जो मास होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। द मास ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई या इज वेरी लार्ज, अपन ऐसा भी बोल सकता है कि सॉलिड का जो मास होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। द मास इज वेरी लार्ज, द मास इज वेरी हाई ही अपन बोलेंगे, तो सॉलिड का जो मास है वो भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो जनरली सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है, क्योंकि जनरली डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, अपन ऐसा बोल सकता है। तो डेंसिटी अगर उसकी ज्यादा है, लेकिन ये कुछ कुछ इसके अंदर एक्सेप्शन भी आता है, वो देखेंगे अपन थ्रू आउट बाद में, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पे अपन कैरेक्टर्स की बात कर रहे और यहाँ पे अपन ने कुछ सॉलिड के कैरेक्टर्स देखे कि सॉलिड के अंदर और कौन कौन सी स्पेशलिटी निकल के आती है।
या सॉलिड के और कौन कौन से कैरेक्टर्स अपने सामने निकल के आते हैं, अपन उसकी बात कर रहे थे। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अपन ने देखे, बाद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात किए, बाद में डेंसिटी की बात किए, बाद में मास की बात किए, और उसके बाद जनरली जितने भी सॉलिड मेरे को दिखते हैं, जितने भी सॉलिड मैटर मेरे को दिखेंगे, सारे के सारे जो सॉलिड मैटर होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो क्लोज पैकिंग होते हैं, मतलब दे आर क्लोजली पैक्ड। अपन ऐसा भी बोल सकता है कि जितने सारे सॉलिड मैटर मेरे को दिखेंगे उनकी जो पैकिंग होती है वो क्लोज पैकिंग होती है, दे आर क्लोजली पैक्ड, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये कुछ सिंपल सिंपल सी स्पेशलिटी थी या कैरेक्टरिस्टिक थी सॉलिड की। फिर थ्रू आउट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट नाम का पूरा लेसन ही अपने को पढ़ना है। फिर उसके अंदर अपन इस चैप्टर में जब सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के अंदर सॉलिड की बहुत सारी कहानी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन सम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे। तो बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर अपन ने बस छोटी मोटी स्पेशलिटी देखे कि सॉलिड का डेफिनेशन क्या है, सॉलिड के एग्जांपल्स क्या क्या है, और सॉलिड की स्पेशलिटी क्या क्या है, तो ये उसकी बात हो गई। फिर सॉलिड के बाद अगर मैं लिक्विड की बात करने लगा, सॉलिड के बाद अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करता हूं, तो जनरली जो लिक्विड मेरे पास होता है, लिक्विड मेरे पास होता है, उनके पार्टिकल अगर मैं देखता हूं तो लिक्विड के पार्टिकल मेरे को ऐसे दिखते हैं। लिक्विड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कुछ इस तरह से अपने को दिखता है। अब ये बताइए, ये जो लिक्विड के पार्टिकल है, क्या इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ मेरे बच्चों, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल है इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहा हूं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है लेकिन बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, अपन ऐसा बोलेंगे वेरी स्मॉल स्पेस। स्पेस तो यहाँ पे है लेकिन बहुत ही छोटी सी स्पेस है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहेगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक रहेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा इज वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक रहेगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम तगड़ा नहीं रहेगा। जैसा सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है लेकिन वीक है, अपन ऐसा बोलेंगे। फिर उसके बाद मैं लिक्विड के डेंसिटी की बात करने लगा, मैं लिक्विड के डेंसिटी की बात करने लगा। तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लो देन दैट ऑफ द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में या सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कम होती है, लेकिन गैसियस के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। फिर अपन अगर मास की बात करने लगे, मैं अगर मास की बात करने लगा, तो जनरली जो लिक्विड का मास होता है वो भी कम होता है। द मास ऑफ लिक्विड इज लो, द मास ऑफ लिक्विड इज लो, अपन ऐसा भी बोल सकता है। और लिक्विड की जो पैकिंग होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वो लूज होती है, तो लूजली पैकिंग इज प्रेजेंट, ऐसा अपन बोल सकता है। अब ये हुए लिक्विड के कुछ स्पेशलिटी, लिक्विड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, और फिर ये लिक्विड स्टेट नाम का पूरा लेसन अपने को फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना ही है। तब अपन इसको डिस्कस करेंगे, मतलब डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज यहाँ पे सिर्फ अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे, अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि आखिरकार मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाए और किस किस के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए और कितने कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाए, बात उसकी चल रही थी। तो यहाँ पे अपन लिक्विड स्टेट की कुछ स्पेशलिटी देखे। अब लिक्विड स्टेट की स्पेशलिटी देखने के बाद आइए यहाँ पे कुछ गैसियस मैटर की भी अपन स्पेशलिटी देख ले, कि मान के चलो अगर मेरे पास कोई गैसियस मैटर है या फिर अगर मेरे पास मैटर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो गैसियस के मैटर मेरे को ऐसे दिखते हैं। गैसियस स्टेट में अगर कोई मैटर है तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरे को ऐसे दिखेंगे। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसा है, इसका मतलब इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है,
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बहुत ही ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कमजोर होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं है, अपन ऐसा बोल सकता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम है। फिर उसके बाद अगर मैं डेंसिटी की बात करने लगा, डेंसिटी की अगर बात करने लगा तो डेंसिटी इज वेरी लो। जनरली गैसियस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। अब गैसियस की डेंसिटी बहुत ही कम है तो गैस का जो मास रहेगा वो भी बहुत ही कम रहेगा। तो गैस की जो डेंसिटी है और जो मास है वो भी बहुत ही कम होता है। और जनरली गैसियस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक होते हैं। दे आर लूजली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड, अपन ऐसा भी बोल सकता है कि जनरली जो गैसियस मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो लूजली पैक होता है। फिर इसके एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इसी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर गैसियस स्टेट नाम का पूरा चैप्टर आएगा। फिर उस चैप्टर के अंदर अपन डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे गैसियस स्टेट की क्या क्या होती है। लेकिन अब ये जो अपना चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, इसके अंदर अपने को बस छोटी मोटी चीजें पढ़ना था। अपने को सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना था, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसियस क्या है, और साथों साथ उसके एग्जांपल्स अपने को देखने थे। लेकिन एक्स्ट्रा में अपन ने यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लिए हैं। तो एग्जैक्टली बच्चों आज का अपना लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करता है। लेकिन खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप लोगों को दुनिया का बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, जिस एग्जाम का नाम है JEE और नीट। ये एग्जाम बहुत ही मतलब अच्छा एग्जाम है, या ये कोई आसान एग्जाम नहीं है, अपन ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इस एग्जाम को क्रैक करना डिफिकल्ट काम है, और जब भी कोई डिफिकल्ट काम किया जाता है इसका मतलब ये होता है कि अच्छा काम करने के लिए अपने को तपश्चर्या करना पड़ता है या अपने को तपना पड़ता है। क्योंकि जब अपन तपेंगे तभी तो अपने अंदर से सक्सेस निकलेगा। तो एग्जैक्टली तपाने के लिए भट्टी की गरज पड़ती है, किसी भी चीज को तपाने के लिए भट्टी की गरज पड़ती है। और एग्जैक्टली इसीलिए बोला गया है कि जली को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं और बुझी को आग कहते हैं। और जिस भट्टी में तप के IITian और MBBS के बच्चे निकलते हैं उसी भट्टी को ओएसिस एजुकेशन कहता है, ओएसिस इंस्टीट्यूशन कहता है मेरे बच्चों। तो ये लाइन बोलता हूँ और अपने लेक्चर को यहाँ पे खत्म करता हूँ। फिर अपन मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।